हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। सुपर 300 क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल मेंस की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है और यह है सेशन नंबर 7, क्लास नंबर 7 आउट ऑफ 15। इस सेशन की पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका यूजर नेम है @ramosir_official। वहां से आप मोबाइल फ्रेंडली और प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए चलिए शुरुआत करते हैं अमेजिंग क्वेश्चंस की, और ये आपके रिवीजन में बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ मेरा एक नया बैच अभी लॉन्च हुआ है। इस बैच में आप एसएससी सीजीएल 2020 मैथ्स सीखने के लिए इसमें आइए। बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कवर की जा रही हैं। जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है कि उनको चीजें सीखने को मिल रहा है, राइट। सो जरूर ज्वाइन करें बैच। जो क्लासेस आपकी छूट गई होंगी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और बाकी आप लाइव जुड़ सकते हैं बाकी की क्लासेस के लिए। एग्जाम और लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तुरंत करें। बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, उसमें हिस्सा लें और पैसे जीते। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की, और ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 7 के बराबर है, ab प्लस 7c माइनस सी स्क्वायर 23 के बराबर है। तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा। दो तरीके हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने रख दिया c बराबर 0। अगर आपने c को 0 कर दिया तो ये वैल्यू गई, यहां से कट गया। ये वैल्यू c को 0 रखते ही ये भी कट गया। आपकी ab की वैल्यू कितनी हो गई, 23 हो गई, और c आपका यहां से कट गया। अब आप कहोगे मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होगा, आप कहोगे ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा आपका 49 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। अगर आप करते हो तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, ट्वाइस ऑफ 23 46। तो इसका अंतर कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया, आप सी को 0 रख के निकाल लो। या फिर एक तरीका और भी है, नॉर्मल तरीका है जिसमें हम कुछ भी 0 नहीं बनाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और हम कहेंगे कि जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो लगाएंगे अगर हम, तो हम निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब आपको कि ये तो मुझे पता है 7 का स्क्वायर है ये, ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा, तो आपको कि ध्यान से देखो, जो स्टेटमेंट आपको दिया है ए बी प्लस 7c माइनस सी स्क्वायर, इसमें से अगर इसको मैं देखूं बहुत ध्यान से तो ये मेरा है ए बी प्लस सी, कॉमन ले लेना, तो 7 माइनस सी है और ये 23 के बराबर है। अच्छा, अब इसको बहुत ध्यान से देखते हैं 7 माइनस सी को। 7 माइनस सी अगर आप यहां ध्यान से देखो तो वो वैल्यू a प्लस बी के बराबर है। तो मैं यहां से 7 माइनस सी को रखने जा रहा हूं a प्लस बी, तो ये बनेगा ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 23 के बराबर है। यहां से आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 23 के बराबर हो गई। तो ये 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 23 बनेगा। तो 49 माइनस 46 किसके बराबर होगा भैया, 3 के बराबर हो गया, और इसलिए तुम्हारा उत्तर कितना हो गया, 3 3 3। ठीक है, पहले ही निकल गया था C0 करके, इतना कहानी करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ये सवाल देखिए, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा, जब नंबर थोड़ा छोटे छोटे होते हैं ना तो मेरा मन मचल जाता है कि इनको मैं सीधे ही गुणा कर दूं। तो मैं अलजेब्रा नहीं देखने जा रहा हूं, मैं इसको नंबर्स की तरह देख के सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आपने कहा 16 16 256, तो ये हो गया 256। 27 दिया कितना हुआ आपका, 81 हो गया। 72 दूना कितना हो गया, 144 हो गया। देखो ये कितना हो गया, 481। न्यूमरेटर आपका हो गया 481। इसको अभी ऐसे रहने दो, ये प्लस 12 यहां रहने दो। नीचे देखो यहाँ पर 16 9 25 और 12 37, तो ये हो गया सीधे 481 481। तो 481 बटे 37 प्लस 12 है। अब देखो डिवाइड करने जा रहा हूं, 37 से डिवाइड करोगे 37 51 37, तो बचा आपका कितना 11, और 37 तैया 111 होता है। तो ये 11 था, एक बचा हुआ था। 13 प्लस 12 कितना हो गया, 25। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर अलजेब्रा के सवाल में तुम्हें कोई ना कोई मतलब नंबर्स के इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला बनाना जरूरी होगा। ये अलजेब्रा वाला ही सवाल है कि अलजेब्रा के एक्सप्रेशन से बना हुआ है, पर आप ऐसे भी कर सकते हो अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो। अब देखो, देखते हैं क्या है ये वैल्यू क्या है, 16। आप पहले नीचे देखो ध्यान से, नीचे जो वैल्यू आपकी लिखी है ये क्या है, 16 है, यहाँ पर ये 9 है और ये 12 है। देखो 16 को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैं कह सकता हूं ये क्या है आपका 2 की पावर 4 है कि नहीं है, यस, 2 की पावर 4 बोल सकता हूं मैं, यस।
और या फिर मैं इसको 4 स्क्वायर बोल सकता हूं। तो अगर मैं इसको 4 स्क्वायर बोलता हूं तो अगला नंबर क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। और ये वैल्यू मेरी क्या है, देखो 3 इंटू 4 है, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ये 4 इंटू 3 है। ये नंबर जब बनेगा आपका तो ये बनेगा 4 की पावर 4, क्योंकि ये भी 4 स्क्वायर, ये भी 4 स्क्वायर मिल जाएंगे। 27 या 81 है तो ये बनेगा आपका 3 की पावर 4, तो ये वैल्यू मैंने लिखी आपकी 3 की पावर 4 प्लस 72 दूना 144 जो है उसको बहुत ध्यान से देखिए, ये 16 इंटू 9 है, तो बेसिकली वो है 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 16 इंटू 9। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 4 स्क्वायर जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, मैं इसको रखूं a और इसको रखूं b, 4 को a रख रहा हूं और 3 को b रख रहा हूं, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ऊपर क्या बनेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, यस, और प्लस a इंटू b, ये वैल्यू बन गई। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है आपका दिस इंटू, यहां पर माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब आप करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस ab, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 25। इससे अच्छा तो यही था कि जोड़ ही देते, ठीक है, देखो ज्यादा सही है, इसको लिखना आइडेंटिफाई करना दो मुश्किल नहीं है, बट ये ज्यादा अननेसेसरी है, उसको जोड़ना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो छोटे नंबरों में जोड़ ही दो सीधे, क्यों इतना मेहनत करना कि हम एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करेंगे इसको, बड़े हो तो चलो बनता है। ये देखो a की वैल्यू दी है, a माइनस बी की वैल्यू दी है, और क्या पूछ रहा है, कह रहा है बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, ये रूट हटाओ भैया, तो आपने कहा कि ये बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू के प्लस बी स्क्वायर बाई ए बनेगा। अब यहां पर आपका हो गया ये a स्क्वायर अपॉन बी, और ये वैल्यू हो गई तुम्हारी k प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा अब k की वैल्यू देखो क्या बना आपका, a स्क्वायर बाई बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यस, k की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहां पर हो गया आपका a इंटू बी, और ये हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखना आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये क्या मिलेगा आपका, ये मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बटे क्या है जो ए बी है इसको लेफ्ट हैंड साइड चाहो तो ले आओ या यही रहने दो अभी। अब देखना ध्यान से, ये जो a माइनस बी है ये क्या है, p टाइम्स ए बी है। सो अगर a माइनस बी को आप रखोगे p टाइम्स ए बी तो ये ए बी कैंसिल होगा, यहां सिर्फ p बचेगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वैल्यू आपकी k अपॉन p के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी आपकी k अपॉन p, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू k अपॉन p। तो इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप कुछ सोचोगे कि कुछ वैल्यू डाल के देखें क्या a और b की, देखिए डाल के देख सकते हो, बट देखो b को 0 रख नहीं सकते, क्योंकि b को 0 रखोगे तो a 0 हो जाएगा और a 0 अलाउड नहीं है, तो हमें कुछ और वैल्यू ही ट्राई करनी पड़ेगी, राइट। मे बी हमने कहा a को हम 1 मानेंगे, k को हम कुछ मानेंगे, फिर हम b निकालेंगे, राइट। सो इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस दैट विल टेक सम ऑफ द टाइम। तो इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, फटाफट आप लिखोगे तो 2-3 लाइन में आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू भी रखते हो तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और ध्यान रख के वैल्यू रखनी है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, k और p दोनों की वैल्यू एक एक नहीं रख सकते, वरना 3 ऑप्शन क्या 4 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, समझ रहे हो आपकी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यू इसमें अवॉइड करो तो ही बेहतर है, सीधा ही सॉल्व कर लो, समय बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, बिकॉज जितना टाइम आप वैल्यू को सोचने में और रखने में इस सवाल में लगाओगे उतने में तुम्हारा आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि जो एवरेज वेट है केस का, कह रहा है सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वो 60.5 है। अगर 8 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 65 kg है उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया, तो एवरेज वेट कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो गया 0.9 किलोग्राम से। बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में इनिशियली कितने थे, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है 8 स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है और वो 8 स्टूडेंट कितना लेके आए हैं, 65 लेकर आए हैं। पहले जितने भी स्टूडेंट थे, मान लिया x स्टूडेंट थे पहले,
तो इनका एवरेज आपको दिया हुआ है कि शुरू में था 60.5। डेविएशन यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे अगर ये 65 लेके आ रहा है तो हर एक व्यक्ति कितना ज्यादा लेके आ रहा है? आप कहोगे 4.5 ज्यादा लेके आ रहा है। और 8 लोग हैं तो नेट कितना ज्यादा लेके आए? आप कहोगे 4.5 इंटू 8। ये अगर पूरे ग्रुप के एवरेज को 0.9 से बढ़ाता है तो ये जो सरप्लस है ये मैं डिवाइड करूंगा किससे? x प्लस 8 से। यही है ना आपका। बाद में टोटल कितने लोग हो गए? x प्लस 8 लोग हो गए। सो x प्लस 8 से डिवाइड करूंगा और ये वैल्यू आपकी 0.9 के बराबर होनी चाहिए। या इन अदर वे आप कह सकते हो कि इसको अगर मैं 0.9 से डिवाइड करूं तो अभी के कुल कितने लोग आ जाए, कुल जितने भी लोग हैं वो आ जाएंगे x प्लस 8। अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना, तो आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे 5 8 जा कितना हो गया 40, और 40 की वैल्यू अगर x प्लस 8 के बराबर है तो यही पूछा कि पहले कितने लोग थे, तो आप कहोगे पहले x लोग थे और x की वैल्यू किसके बराबर है? 32 यानी 32 के बराबर है। ठीक है, पर देखिए ये सवाल ऐसे करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई टेल यू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेशियो एवरेज में कि इनका जो रेशियो है अगर वो पता हो तो हमारे लिए कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है जैसे अभी आपकी वैल्यू ये 32 आई, x की वैल्यू 32 आई, तो 32 रेशियो जो 8 है ना, अगर हम इसको 4 रेशियो 1 लेके भी लगाएंगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स ठीक है 32 और 8 है, 32 और 8 है नंबर्स, बट जो रेशियो है उनका आपस में 4 रेशियो 1, राइट, वही डिसाइड करता है कि हमारे ग्रुप का एवरेज क्या होगा। तो मैं इस सवाल को ऐसे भी कर सकता हूं कि जो 8 लोग आए हैं इनको यहां लिख तो लो, लेकिन अभी हम केवल एक की बात करेंगे। देखो अगर ये 32 और 8 है इसका मतलब क्या है? 1 की तुलना में यहां 4 है, तो अगर मैं इसको 1 लूंगा और मैं निकालूं ये कितने हैं तो मिल जाएगा मेरा आंसर। तो मैं कहूंगा मान लेते हैं एक ही आया है, कितना लेके? 65 लेके। यहां कितने हैं मुझे नहीं पता। अभी जो 65 लेके आया है वो 60.9 60.5 जो है उससे कितना ज्यादा लेकर आया है? आप कहोगे 4.5 का सरप्लस लेके आया है। आप बताओ मुझे कि अगर 4.5 का सरप्लस है और इससे मेरा एवरेज 9.9 से बढ़ रहा है तो कितने लोग हो गए हैं टोटल? अभी 5 लोग हो गए। यहां अगर 1 है तो यहां कितना है? 4 है, तो ये रेशियो कितना हो गया? 4 रेशियो 1 हो गया। और आपको पता है ये 1 नहीं 8 है, तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 4 नहीं होगा, ये 32 होगा। बस, तो ये ज्यादा आसान तरीका है कि 8 के बारे में मत सोचो, तुम 1 के बारे में सोचो और देखो 1 अगर है तो दूसरा वाला कितना होगा? तो 4 होगा, तो 4 रेशियो 1 बन गया, तो अगर ये 8 होगा तो 32 होगा। सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ये सवाल देखिए, कह रहा है ए और बी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट उनका है 3:5 में फॉर द सेम पीरियड। उन्होंने डिसाइड किया है कि साल के अंत में 25% प्रॉफिट वो एक एनजीओ को देंगे डोनेशन के तौर पे। फिर कह रहा है कि 2/3 जो रिमेनिंग का है वो री इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा इंटरेस्ट के तौर पे एज पर देयर कैपिटल्स। अगर डिफरेंस ऑफ देयर शेयर्स इज 2000 रुपीज तो बताना है टोटल प्रॉफिट कितना है। जरा समझते हैं, देखो 3:5 में अगर इनका इन्वेस्टमेंट है तो इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा भैया, क्लियर है। अब कह रहा है तुमसे कि 25% प्रॉफिट में से निकल जाएगा एनजीओ को, कितना बचा? 75%। उस 75% का कह रहे हैं जो 2/3 है वो बिजनेस में ही वापस लगा दिया जाएगा। 75 का 2/3 कितना हो गया? 50% और चला गया 75 में से, 25% बाकी है। अब ये 25% तुम बांटने जा रहे हो 3:5 में। बहुत ध्यान से देखना, ये 3:5 में डिवाइड होगा, ठीक है 3:5 लिख दिया। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके बीच का जो अंतर है 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट का अंतर आपके क्वेश्चन में दिया है कि 2000 के बराबर है, तो 1 यूनिट आपका कितना होगा? 1 यूनिट आपका 1000 के बराबर होगा। तो ये जो टोटल 8 यूनिट है यहां पर, ये 8 यूनिट किसके बराबर है? 8000 के बराबर है। लेकिन ये तो भैया 25% ही है पूरे का, तो जो 25% प्रॉफिट है वो आपका 8000 के बराबर है। और अगर ये वैल्यू 8000 के बराबर है भैया तो 100% तुम्हारा कितना हो जाएगा? 100% तुम्हारा 32000 के बराबर हो गया, जो कि आंसर क्या है? सी। तो फिर से समझना, कुछ नहीं था इस सवाल में। रिमेनिंग प्रॉफिट जो 25% है, राइट, जिसको हम 3:5 में बांट रहे हैं, और इसका अंतर जो है वो दिया हुआ है तुम्हें 2000, तो मैंने इसका अंतर निकाला, 2 पार्ट 2000, 1 पार्ट 1000, टोटल 8 पार्ट 8000 हो गया, जो कि 25% के बराबर है। तो 25% अगर किसी चीज का 8000 है तो कुल कितना होगा? 100%।
100% टोटल प्रॉफिट हो गई 3,20,000 रुपए। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एवरेज मंथली सैलरी एक ऑफिसर की 140% है क्लर्क की तुलना में, और 84% उसका मैनेजर का है, वही 84% मैनेजर का भी है। कह रहा है 30 ऑफिसर्स हैं, 45 क्लर्क हैं और 20 हमारे मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल एनुअल सैलरी दिया हुआ है एम्प्लॉयज की 649.80 लाख है। बताना है एनुअल सैलरी ऑफिसर का कितना होगा। अब देखो सबसे पहले जो जानकारी है, जो रिलेशन है सैलरी का वो समझते हैं। ऑफिसर है मेरे पास, क्लर्क है और मैनेजर है। अब कुछ परसेंटेज में बात की गई है, तो एक काम करो, मैनेजर की सैलरी को 100 मान लेते हैं। अगर मैनेजर की सैलरी को हमने 100 माना, तो ये कह रहा है आपसे, इसको देखना ध्यान से, कि जो ऑफिसर की सैलरी है जिसको मैं मान लेता हूं x, तो ऑफिसर की जो सैलरी है ये समझना क्या कह रहा है, और इसकी सैलरी में मान लेता हूं y, ये x है मेरा और y है, ये मान लेते हैं मैनेजर की सैलरी, तो 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये x है, इसको y मानो आप। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि ये जो सैलरी है x आपकी, ये क्या है, 84% किसका है, मैनेजर का। मैनेजर को मैंने 100 मान लिया है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 84 हो गई, ये लिख दिया मैंने। अब y को देखो, कह रहा है कि जो ऑफिसर की सैलरी है वो 140% है क्लर्क का, तो इसका 140% है ये। तो अगर मेरा 84 जो है ये 140% हो जाए, मान लिया किसका, y का, तो y कितना होगा, राइट, 60 के बराबर, 60 के बराबर, राइट। 14 छक 84, 60 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 60। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो, तो जो रेशियो आया सैलरीज का निकल के, वो 84:60:100 है। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, 4 से डिवाइड करूं, तो 21 हो गया, 15 हो गया और 25 हो गया। ये हो गया मेरा रेशियो किसका, सैलरीज का। अब ये कौन सी सैलरी का रेशियो है, मंथली या एनुअल। आपने कहा कि क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो मंथली लिखा हुआ था, तो ये मंथली सैलरी है, नहीं। देखिए ऐसा है, जो मंथली सैलरी का रेशियो होगा वही एनुअल सैलरी का भी रेशियो होगा। एनुअल सैलरी का रेशियो अलग थोड़ा ना हो सकता है। अगर मंथली सैलरी का रेशियो निकाला हमने, तो एनुअल सैलरी कैसे निकलती है, इंटू 12 करके, सेम रेशियो रहेगा। तो मैं अगर कहूं कि यही रेशियो मेरा एनुअल सैलरी का होगा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं कि जो एनुअल सैलरी है इसकी वो कितना होगी, 21x होगी, राइट। इसकी कितनी है, 15x हो जाएगी। इसकी कितनी है, 25x हो जाएगी, एक एक बंदे की। समझना इसको, एनुअल सैलरी का रेशियो और मंथली सैलरी का रेशियो एक ही होगा। तो एनुअल सैलरी मैंने मान ली 21x, 15x और 25x, ये एनुअल सैलरी है सीधे, इसमें 12 से गुणा नहीं करना है आपको। फिर आपने कहा कि ये कितने लोगों का दिया है भैया, कह रहा है कि 30 ऑफिसर्स हैं, तो यहां 30 लिखो। और क्या कह रहा है, 45 क्लर्क हैं, तो यहां 45 लिखो। और क्या कह रहा है, 20 मैनेजर हैं, तो यहां 20 लिखो। अब टोटल निकालो इसका, तो ये मिलेगा तुम्हें 630x, यहां मिला 45 इंटू 15 450 प्लस 225, ये हो गया 675x, और 25 इंटू 20 कितना हो गया तुम्हारा, 500x हुआ। अब इसका टोटल करो आप, तो आपको हो गया ये 6, 6, 12, 5, 17 और 75, 30, 105, तो ये हो गया तुम्हारा 1805x। और 1805x की वैल्यू तुम्हें कितना दिया है, 649.80 lakhs। तो मैं लिख रहा हूं यहां से 649.80 lakhs। आपको निकालना क्या है, एनुअल सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, 21x की वैल्यू निकालनी है तुमको अल्टीमेटली। इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके हमें 21x निकालना है। लैक्स में आंसर दिया है, नहीं भी दिया होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो शुरू की डिजिट्स मैच करनी है बस। जीरो कितने हैं, क्या फर्क पड़ता है मुझे, सारी डिजिट्स अलग अलग है नहीं, 7 5 6 7 6 5 8 5 6 8 6 5, तो हम देख लेते हैं कौन सी 3 डिजिट है हमारी, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इवन 2 देखो काम चल जाएगा कि शुरुआत में 8 5 है कि 8 6 है कि 7 6 7 5, इतना काफी है मेरे लिए। सो एनीवेज लेट मी डिवाइड एंड सी। अब x की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, तो आप देखो सबसे पहले एक बात बोलोगे, 18 चौके 72 नहीं जा सकते, 18 3 54 जा सकते। तो देखो 1805 इंटू 3 को बहुत ध्यान से देखना है आपको। आप 30 देखो, जीरो की टेंशन मत लो, वो हम डिसाइड कर लेंगे कहां लगेगा, उसकी जरूरत है ही नहीं है। 1805 इंटू 30 अगर तुम निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 54, और यहां हो गया आपका 15, 54 150। अब जो कितना बाकी है, 54 से 64, आपने कहा 10 सीधे हो गया आपका, और फिर ये 9,
541 और 649 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको 108 के आसपास चाहिए, और 18 छक्के 108 होता है। तो मैंने कहा 1805 को एक बार 6 से गुणा करके देखो, तो आपने कहा 10830 बन गया ये, 5 छक्के 30। इन दोनों को अगर जोड़ो आप तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 64 हो गई, और 980 आ गई। अरे भाई यही तो चाहिए था। तो देखो क्या ध्यान से, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूं और 6 से मल्टीप्लाई करूं सेपरेटली, यानी 36 गुना, तो ये वैल्यू आपकी है 1805 इंटू 36 टाइम्स, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को यहां डेसिमल लगा है तो ये 0.36 हो जाएगा, तो आप डिवाइड करोगे तो 0.36 आ जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। फिर से बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि डेसिमल कहां लगा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, सारे आंसर में डेसिमल एक ही जगह लगा हुआ है। तो आप 36 भी देख लो तो चलेगा। अब आपको निकालना है 21 टाइम्स एक्स, क्योंकि ऑफिसर की जो सैलरी है एनुअल वो 21x है एक ऑफिसर की। तो मेरा आंसर हो गया 21 इंटू 0.36, तो ये हो गया 36 दूना 72, यानी 720 प्लस 36 752, और जाहिर सी बात है डेसिमल यहां आ जाएगा आपका। तो आंसर हो गया आपका, सॉरी 360, 720 प्लस 36 756, 7.56। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बट अच्छा सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको देख लेना कैसे मैंने किया है कैलकुलेशन को। तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, जब भी ऐसे सवाल एग्जाम में दिखें यू कैन कीप इट फॉर सेकेंड राउंड। ओके, शुरू में आइडेंटिफाई कर लो कि रेशियो जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, सेकेंड राउंड में करेंगे इसको। ये सवाल क्या कह रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च की एक नई मैगजीन जनवरी 2004 में। जो ग्रुप है वो प्रिंट किया उसने 10,000 कॉपीज इनिशियली फॉर ₹50,000, और इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है 20% स्टॉक को फ्रीली इज स्पेसिमेन कॉपी, 25% ऑफ द रेस्ट मैगजीन्स आर सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, और बाकी को उसने 16.66% का डिस्काउंट पे बेचा। प्रिंटेड प्राइस जो मैगजीन की है वो ₹12 पर कॉपी है। व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस इन द फर्स्ट month's issue of magazine if the magazine could not realize the income from advertisement or other sources? चिंता मत करो, क्या सवाल है मैं बताता हूं। देखो 10,000 कॉपी है इनिशियली, और इस 10,000 कॉपी की जो कॉस्ट है, ये बोल रहा है कि वो कॉस्ट कितना है, वो कॉस्ट है मेरा 50,000 रुपए। तो बहुत ध्यान से देखना, आपको ये कह रहा है कि कॉस्ट है 10,000 कॉपीज की टोटल कॉस्ट है। अब इसमें से कह रहा है इसका जो 20% है वो तुमने स्पेसिमेन की तरह बांट दिया, तो इस 20% यानी 2,000 पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ₹0 तुम्हारा सेल्स प्राइस है इसका। बाकी जो बचा 8,000, उसका 25%, 8,000 का 25% कितना होता है, वो भी 2,000 होता है। वो कह रहा है कि आप 25% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा ₹12 है और इस ₹12 में तुम 25% का डिस्काउंट दोगे, तो 25% का मतलब होता है 1/4 कम हो जाएगा, तो ये 3 कम हो जाएगा और ये वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी। तो मतलब उसको तुम 9 के रेट से बेच रहे हो। अब 2,000 कॉपी अगर आप 9 के रेट से बेचोगे तो क्या ये वैल्यू 18,000 हो जाएगी? आप कहोगे यस, ये वैल्यू 18,000 हो गई। फिर बाकी कितना बचा, देखो 6,000 कॉपी बाकी है। तो वो जो 6,000 कॉपी है वो कह रहा है आप बेच रहे हो किस पे, एट ए डिस्काउंट ऑफ 16.66%, यानी 1/6 का डिस्काउंट दे रहे हो आप। तो 1/6 का डिस्काउंट इस पे कितना होगा, ₹2 का। 1/6 ऑफ 12 is 2, तो ₹10 में बेचोगे आप उसको। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 6,000 कॉपी, यहां से आपको मिला 60,000 रुपए। 60 और 18 मिला के कितना हो गया आपको, 78,000 रुपए का रेवेन्यू आपको मिला। तो 50,000 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, और इस 50,000 के कॉस्ट प्राइस पे आपने 78,000 रुपए कमाए। तो देखो ये सारा कैंसिल आउट कर दो, 3 कट गया, 50 दुना कितना हो गया 100, और 78 दुना कितना हो गया आपका 156। 100 रुपए की चीज अगर 156 में जा रही है तो 56% का मुनाफा कहलाता है। ये कहाँ दिया हुआ है 56% का लाभ, ये 56% का लाभ है, यहां भी 5 होना चाहिए, ए ऑप्शन, तभी 56% का लाभ बनेगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दैट्स हाउ यू कैन मार्क द आंसर, राइट। तो आसान सवाल है, बस इस सवाल में कुछ समय बचा सकते थे हम लोग। ये जो जीरो है ना, ये अननेसेसरी है, इनको लिखना नहीं होता है इतना बार। 3 जीरो हैं, राइट, और वो 3 जीरो कहां से आए हैं, ये सब 3 जीरो सबके काट दो। अगर आप इसके 3 जीरो काट दोगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका, आपके आंसर में। ये 3 जीरो जो आप बाद में काट रहे हो लिख के, जरूरत ही नहीं है। तो हर जगह से 3 जीरो शुरू से ही हटा सकते हैं। मान लेते हैं कि 50 है, ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल कॉपीज हमारे पास 10 ही हैं, और ऐसे करके चलेंगे। 10 का 20% कितना होगा 2, 8 बचा,
8 का फर्दर 25% कितना हुआ 2, 2 2 4 निकल गया, कितना बचा 6। रेट जो दिया है वो लगा लो, तो इससे भी आंसर आपका वही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम सेम फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, वी कैन सेव आवर टाइम। अदरवाइज ये बहुत ही सरल सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक फर्नीचर स्टोर ओनर है, उसने ये डिसाइड किया है कि वो सेल करेगा 100 चेयर्स हर महीने, सेलिंग प्राइस उसकी होगी 200 रुपए ईच, और कह रहा है फॉर ईच राइज ऑफ ₹4 इन सेलिंग प्राइस ही विल सेल 2 लेस चेयर्स ए मंथ। इफ ही सेल्स द चेयर्स फॉर ₹Z ईच, देन हाउ मच मनी ए मंथ विल ही रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ चेयर्स। इस सवाल को पढ़ के लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने लिखा है यहां क्वांटिटी और यहां मैंने लिखा है आपका अमाउंट। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्वांटिटी और अमाउंट जो मैंने लिखा है इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो क्वांटिटी है ये है 100, यहां पर जो आपका अमाउंट है ये आपको दिया है ऐसे, प्राइस पर क्वांटिटी दिया हुआ है, यहां प्राइस पर क्वांटिटी दिया हुआ है, तो यहां मैं लिख रहा हूं 200। इसका मतलब ये हो गया कि 200 ईच, 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो 20,000 आ जाएगा टोटल सेल्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, ये कह रहा है कि मुझे इसको Z में बेचना है, ठीक है। अब एक रिलेशन दिया है उसने, वो रिलेशन इसने क्या दिया है कि इसमें अगर कमी आएगी, बहुत ध्यान से देखना, इसमें अगर कमी आएगी 2x की तो इसमें कमी आएगी x की, यही बोला है उसने। कैसे बोला है, कह रहा है जब इसमें जब बढ़ोतरी होगी 2 की तो इसमें कमी आएगी 1 की, यही बोला है इसने। बोला जब इसमें 4 बढ़ेगा तो इसमें 2 कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब 2 बढ़ेगा तो इसमें 1 कम होगा। तो मैंने कहा यहां 2x बढ़ गया मान लिया, तो आपने कहा यहां x कम हो गया। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूं। आप कहोगे 2x कैसे निकलेगा, आप कहोगे 2x होगा भैया Z - 200, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, Z - 200 बटे 2 आ गई कि नहीं आ गई। अब आप लिखो यहां पर 100 - x, सो 100 - Z - 200 बटे 2। तो ये हो गई तुम्हारी क्वांटिटी और ये हो गया जिसमें तुम इसको बेच रहे हो, गुणा कर दो दोनों को। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बनेगा आपका 200 - Z/2, राइट। ये जो 400 बटे 2 है वो 200 हो जाएगा अल्टीमेटली। ऐसे मैं कह रहा हूं कुल मिला के ये 100 है, ये -200 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 200 बटा 2 100 और हो गया, बाहर 200 हो गया, अंदर Z/2 बन गया। इसको ऐसे सोच लो, ज्यादा आसान है। इंटू Z कर दिया आपने, तो वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 200Z माइनस Z²/2। ये जो वैल्यू है ये आपका आंसर हो गई। सो 200Z माइनस Z²/2 आपका आंसर क्या है, डी। बहुत सिंपल सा सवाल है, पर ये कॉम्प्लेक्स लोगों को लगेगा जो समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। बस आपको समझना है यहां जब इंक्रीज 2 का है तो इक्विवेलेंट डिक्रीज यहाँ 1 का है, ये मतलब है। यहां 4 का इंक्रीज, यहाँ का 2 का डिक्रीज, यानी यहाँ 2 का इंक्रीज, यहाँ 1 का डिक्रीज। तो वी कैन कंपेयर एंड फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, और क्वांटिटी इंटू प्राइस विल बी द टोटल अमाउंट, ठीक है। ये देखिए, कह रहा है एक आदमी है, उसने ऑर्डर किया है 4 शर्ट ब्रांड ए का और कुछ शर्ट ब्रांड बी का। जो प्राइस है एक शर्ट का ब्रांड ए का वो 3 गुना है ब्रांड बी की तुलना में। और कह रहा है जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो ये पता लगा कि जो नंबर्स हैं दोनों ब्रांड्स के वो इंटरचेंज हो गए। इसकी वजह से जो बिल है वो 40% से बढ़ गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रांड ए शर्ट टू द नंबर ऑफ ब्रांड बी शर्ट इन द ओरिजिनल ऑर्डर वॉज। तो आपने कहा ये मेरा ब्रांड ए है और ये मेरा ब्रांड बी है। कह रहा है ये 4 दिया है और ये कह रहा है कुछ, तो इसको मैंने लिख दिया x। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसकी जो प्राइस है रुपीज में ईच, तो आप बताओ कितनी कितनी दिया है। ये कह रहा है 3 है और ये कह रहा है 1 है, ऐसा ही बोला गया है 3:1। तो देखो क्या है, सबसे पहले कि ओरिजिनली इसको कितना मिलता, आप कहते हैं 12 + x मिलता, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि प्राइसेस ना उल्टी हो गई। प्राइसेस अगर उल्टी हो गई तो आप क्या करोगे, 3 को x से गुणा करोगे और 4 को 1 से गुणा करोगे। तो अब कितना मिलेगा इसको, आप कहोगे अब इसको मिलेगा 4 + 3x। और आप खुद ही कह रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से कि अब जो प्राइस बनी वो पहले से 40% ज्यादा है, यानी 1.4 टाइम्स है। 1.4 टाइम्स भी बोल सकते हो, या इसको आप 7/5 भी लिख सकते हो। सो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे ये हो जाएगा 84 + 7x बराबर 20 + 15x। 15 - 7 गया आपका, हो गया 8x। और यहां पर कितना हो गया आपका 64
x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8, और x अगर आपका 8 हो गया तो यहां पर आप 8 रख दो, 4:8 कितना हो गया 1:2, तो आंसर क्या हो गया A। अब इस क्वेश्चन का आप खैर ऑप्शन चेक करके भी कर सकते थे, आप ऑप्शन चेक करके रिवर्स प्रोसेस अपनाते कि अगर हमने मान लिया 1:2 मान लिया, 1:2 रख के हम देखते कि अगर ये 1:2 है तो ये 1 रख दो, यहां 2 रख दो, ठीक है, यहां रेशियो भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1:2 रख के आप पहले चेक कर लो कि वैल्यू कितनी आई। तो अगर मैं देखो ऐसे करूं 3 1 और मैंने 1:2 को चेक कर रहा हूं, ए ऑप्शन को, ये 1 2 रखा मैंने, क्योंकि परसेंटेज चेंज है तो इसको 1 2 रख सकते हो, 4 8 रखो या 1 2 रखो, एक ही बात है। 1:2 है तो मैंने 1:2 रख दिया। अब शुरू में वैल्यू कितनी आएगी 3 और 2 5 आएगी, तो यहाँ 5 लिख दो। जब आप रिवर्स कर दोगे इसको वैल्यू उसको, तो 6 और 1 7 आई। अब देखो 5 अगर 7 हो गया तो कितना चेंज है, 40% का इंक्रीज हो गया कि नहीं, तो ऐसे ही आंसर आपका आएगा ए। तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जो अच्छा लगे करो। देखिए सवाल कर रहा है विक्रम ने बोरो किया 6,450 रुपए 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, जो कि रीपेएबल है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल बाय हिम, कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल बड़ा अच्छा है और इसमें काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, आपको देखो समझना कैसे। एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, जिसको आप बोलते हो प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, देखिए कि किसी भी केस में, जैसे मैंने आपको बोला कि आज मेरे पास 100 रुपए का अमाउंट है, ये अमाउंट मेरा जो ड्यू होगा 4 सालों बाद, राइट, मान लिया 120 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% लगाओगे तो 120 हो जाएगा। और अगर ये अमाउंट मेरा 120 हो गया तो इसकी जो अभी प्रेजेंट वर्थ है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि इसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस, कि ये वैल्यू मेरी कितनी है। देखो ध्यान से, अगर आप कहोगे ये मुझे बता दो आपकी ये x है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 5:6 है कि नहीं है, 5:6 है कि नहीं है, यस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो आप कहोगे अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जो वैल्यू x है इसकी अभी मेरी वर्थ क्या है, तो आप कहोगे अभी मेरी वर्थ हो जाएगी 5/6x। दैट्स सो सिंपल, राइट। अगर बाद का मुझे पता है तो मैं उसका अभी का वर्थ निकाल सकता हूं कि वो 5/6x के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सवाल आपका होगा। तो देखो क्या समझना है आपको, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और आज की डेट में मेरा 6,450 रुपए हमने बोरो किया है। तो देखो ध्यान से, इस समय मैंने 6,450 रुपए बोरो किया है, और जो तुम ईएमआईज दे रहे हो यानी 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, ये आपने एक x यहां दिया, एक x यहां दिया, एक x यहां दिया, एक x यहां दिया, ठीक है, क्लियर है। ये मतलब मैं 4 टाइम पीरियड पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो आपने कहा जो यहां आपने दिया 1 साल का मसला है, 1 साल के मसले में 20 की वैल्यू 21 हो जाती है 5% पे, 5% पे 20 की वैल्यू 21 हो जाती है। तो अगर मैं इस x को यहां लिखूंगा तो ये बनेगा मेरा कितना, 20/21x इसकी अभी की वैल्यू होगी, 20/21x इसकी अभी की वैल्यू होगी। फिर ये जो x है ये जाहिर सी बात है 2 साल के बाद है, 10% होगा, 10% पे 10 वाली चीज 11 हो जाती है। तो अगर वो वहां पर फाइनली x है, मुझे वापस इसको लाना है तो क्या करूंगा मैं, 10/11x लिखूंगा। ये जो x है ये 15% पे निकल गया होगा 3 साल में, तो 15% का मतलब 3/20 होता है, तो 20 कितना हो गया आपका, 23 हो गया। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो हो गई मेरी ये 20/23x हो गई, राइट। फिर क्या करोगे, फिर आप कहोगे ये वाला x है, ये वाला x कितना होगा, आप कहोगे ये 20% गया, 20% का मतलब होता है 5 6 बन गया। तो अगर मुझे उसे वापस लाना है तो वो हो जाएगा 5/6x। अब क्या होगा भैया, अब आपका होगा ये 5/6x प्लस 20/23x प्लस 10/11x प्लस 20/21x। इसकी वैल्यू आपकी कितनी है जो लोन आपने अभी बोरो किया है। तो सबकी हमने प्रेजेंट वर्थ निकाल ली और इस प्रेजेंट वर्थ को हमने क्या किया, 6,450 के बराबर कर दिया। अब मुझे x सॉल्व करना है। आप खुद देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस सवाल में तुमको आने वाली है। ये जो डिवीजन है ना, इट्स नॉट इजी, राइट। अगर तुमने एलसीएम लिया तुम देखो कितने खतरनाक नंबर तुम्हें मिलेंगे। एलसीएम लेने के बाद इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। या फिर इनको अप्रोक्सीमेट करोगे 20/23 को,
then also it will consume time, and options are not something which you can do approximation, that's allowed, but again 5/6 को 0.833 लिखना पड़ेगा, 20/23 को आपको रफली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक तरीका तो ये है कि इसको आप सॉल्व करो, जो कि डेफिनेटली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा बट आंसर के करीब वैल्यू देगा और बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए हम करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्थ निकालते हैं, राइट? जिस अमाउंट पे तुमने बारो किया 6450, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्थ निकाल रहे हैं सबकी और इक्वेट कर रहे हैं। अगर हम इसको रिवर्स काम कर दें, मान लिया हम ये कहें कि जो 6450 है, ठीक है, 6450 जो है, ये जो वैल्यू है मान लेते हैं कि 4 साल के अंत में कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1.2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 4 साल के अंत में 1.2 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है मेरी x, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू मेरी x है, ये 1, 2, 3 साल का टाइम पीरियड इसको मिलेगा, ठीक है, इसको 2 साल का टाइम पीरियड मिलेगा, इसको 1 साल का टाइम पीरियड मिलेगा और इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगी x, एक हो जाएगा मेरा 1.05x, एक हो जाएगा मेरा 1.1x और एक हो जाएगा मेरा 1.15x, और ये मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। यहां मैंने मनी वैल्यू इक्वेट करी है, लेकिन एक फ्यूचर पॉइंट पे करी है, एक फ्यूचर पॉइंट पे करी है। ये वैल्यू एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी इस प्रेजेंट वर्थ के। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो कि अगर इसको मैं 1.2 से डिवाइड कर दूंगा ना सबको, तो ये इनकी यहां वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। तो आंसर ये थोड़ा डेविएटेड है, ये दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, बट इट विल गिव यू ए वैल्यू व्हिच इज क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू, राइट? क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फीचर वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे, और फीचर वैल्यू निकाल के वहां पर हम सारे इंस्टॉलमेंट्स के इस फ्यूचर वैल्यू पे इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी ये गलत नहीं आएगी, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है, आसपास होगी। तो मैं इसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करूं यहां से, तो आपको ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी 15, 5, 20 और 10, 30, ऐसे ही मिल रहा है ना, देखो 43, 4.3x हो गया, और ये वैल्यू हो गई आपकी 6450 इंटू 1.2। अब जरा देखो ये 4.3 को अगर मैं लेके जाऊं और इसको डिवाइड करूं, तो यहां मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 1500 मिल रहा है, ठीक है, देखो 43, 430 और 215, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 1800। ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है मैंने बोला, ठीक है, बट ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपको देगा, तो आप आंसर क्या मार्क कर सकते हो, बी ऑप्शन। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये है, हम इस मोमेंट पे इसको इक्वेट करेंगे इनिशियल मोमेंट पे, जहां पर आपने 6450 का लोन लिया है, तो फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वर्थ निकाल के इक्वेट करेंगे। लेकिन अगर हम एक फंडामेंटली रॉन्ग स्टेप लें, ये फंडामेंटली रॉन्ग स्टेप है कि हम फ्यूचर पॉइंट पे सिंपल इंटरेस्ट में जाके इक्वेट करते हैं, ये कैलकुलेशन अलग हो जाती है, एक्चुअली इट इज नॉट इक्वल। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, आप यहां इक्वल कर लो या यहां इक्वल कर लो, एक ही बात होती है, बट सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको पता है डिफरेंट होती है। सो इट इज ओनली ए प्रेजेंट वर्थ वैल्यू जहां इक्वेट करना है। बट अगर हमने ऐसा किया तो जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, बट एग्जैक्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी। तो 1800 आई तो हमने 1810 लगा दिया। आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसको सॉल्व करो, 1810 आएगा। लेकिन हमने तिकड़म लगाना था, हमने तिकड़म लगा के 1800 निकाल के और हमने कहा 1810 हो गया, ठीक है। तो ये जानते हुए कि वो फंडामेंटली सही नहीं है, बट वो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के आसपास ले जाएगा। वी कैन डू दैट। ये सवाल देखो, कह रहा है कि इसका सम बता दो, 4 + 44 + 444 अप टू n टर्म्स क्या होगा। अब देखो सवाल को करने के बहुत तरीके हैं। n टर्म का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। मैंने कहा n = 1, यानी मैंने कहा मेरे पास मान लिया एक ही टर्म है। अगर एक ही टर्म है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 4। अगर एक ही टर्म है मेरा आंसर 4 आना चाहिए। n को 1 रखो, देखो 4 कहां आ रहा है। आपने कहा n को 1 रखा तो 8 - 1 7 बनेगा, 7 81 कटेगा नहीं, इसकी संभावना नहीं है। और यहां देखो n को अगर आपने 1 रखा 5/9 बनेगा, नहीं। देखो अगर ये समथिंग बाई 9 है तो यहाँ कट के कुछ 9 दिखना चाहिए मुझे, तो मैं ऑप्शन देख रहा हूं। यहां मैंने कहा 7 है, फिर से कोई बात नहीं। ये 10 की पावर n-1 मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों? आपने कहा ये वैल्यू बनेगी 9, ये 9 बनेगा, ये भी 9 बन जाएगा n की वैल्यू 1 पे। तो ये जो 40/81 है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 40/9 में। अब सवाल है मुझे 4 कौन देगा। आपने कहा ये अगर 40/9 है, यहाँ 4n/9 है, n को 1 रखा और मैंने 4/9 माइनस किया, तो ये हो गया 36/9, ये 4 दे दिया आपको।
तो अगर ये 4 देगा तो ये नहीं देगा, क्योंकि ये 5/9 है। अगर ये 4/9 पे मुझे दे रहा है तो यही होगा फिर सी आंसर। ये दोनों तो गलत हो गए, ये तो दे ही नहीं रहे। तो हम केवल इनको 1 रख के मैच कर सकते हैं कि मेरा पहला आंसर सही है। ठीक है, सॉरी तीसरा आंसर सही है, 40/81 10⁻n-1। n1 पे वही मैच कर रहा है तो वही करेक्ट होगा। ट्रेडिशनली अगर करना है तो इस सवाल में पहले आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो, तो ये आपका बनता है 1 + 11 + 111, और ये कहां तक जाता है आपका n टर्म्स तक। उसके बाद अगर आप इसको 9 से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड इसलिए करते हैं जब हमें टर्म्स ऐसे दिखते हैं 9, 99, 999, तो इसमें ना 2 जीपीज, एक जीपी छुपी होती है। कैसे, मैं बताता हूं। ये अगर मैंने लिखा तो देखो ये 4/9 बना, और यहां पर देखना ये नंबर क्या है 10 - 1, ये क्या है 100 - 1, तो मैं इसको ऐसे करूंगा 10, 100, और जो वो एक एक घट रहा है ना भैया, वो सीधे इकट्ठा लिख दो -n। एक एक जो घट रहा है हर बार n बार घटेगा तो n हो गया इकट्ठे। ये जीपी है, यस। तो आपने कहा 4/9, जीपी का सम क्या होता है a × r, कॉमन रेशियो क्या है 10, 10 की पावर n-1 बटे n-1 माइनस n। इस 4/9 को अंदर लेके जाओ तो ये मिलेगा 40/81 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस 4/9n, सी ऑप्शन। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज n1 लो, तुरंत आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा रेशियो cos थीटा माइनस sin थीटा √3 + 1/√3 - 1 है, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो बताना है sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। सीधे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो आपको मिलेगा सिंपली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने पे 2 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा, और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2√3/2। तो tan थीटा अगर मैं लिखूं तो वो हो गया 1/√3। थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, और थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो मैं लिखूंगा sec 30। sec 30 आपका क्या होता है 2/√3। 2/√3 तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, लिखा है सी ऑप्शन, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है उन्होंने। 2√3/3 क्या है 2/√3, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। सी इज करेक्ट। ये देखिए करेक्ट सर्कल है जो टच करता है साइड बीसी को ट्राइंगल एसी के पी पॉइंट पर, और ऑल्सो ये ए बी और एसी प्रोड्यूस करे तो क्यू और आर पे टच करेगा। आपको बताना है अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 26.4 है तो ए क्यू की लेंथ क्या है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है पिछले सालों में, फिर से पूछ सकते हैं, क्यों नहीं। तो आपको तैयार रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, और यहां पर क्या कह रहा है आपसे कि ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। तो जो ए क्यू पूछा है इसने, तो फॉर्मूला ये होता है कि ए क्यू जो होता है आपका ये ए आर के बराबर होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, और ये सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है। सॉरी, सेमी पेरीमीटर किसका, इस ट्राइंगल एबीसी का, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर होता है। तो ये देख के आप बोल दोगे कि इसका जो पेरीमीटर आपको दिया है 26.4, तो ये ए क्यू और ए आर जो आपस में बराबर होंगे, ये इसका हाफ हो जाएगा सेमी पेरीमीटर 13.2। और ये क्यों होता है सभी को पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है ये ए बी है, और ये मैंने अगर एक्स माना इतना तो ये भी एक्स होता है, लेंथ ऑन टेंजेंट्स बराबर होती हैं। इसको अगर मैंने वाई माना तो ये भी क्या होगा वाई होगा, ठीक है। अब ये साइड हम मान लेते हैं ए के बराबर है, ये साइड हम मान लेते हैं बी के बराबर है, होगा, मान लिया। तो आपने कहा कि अगर इसको मैं जोड़ूं तो देखो क्या मिलेगा, जो आपका ए क्यू है उसको देखो क्या है, ए क्यू क्या है आपका ए प्लस एक्स, और आपका ए आर क्या है आपका हो गया बी प्लस वाई। बहुत ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को ए क्यू और ए आर को मैं जोड़ दूं, ए क्यू आर को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई, जो कि तीनों साइड्स का सम है, पेरीमीटर हो गया। और ए क्यू और ए आर बराबर है सर्कल की प्रॉपर्टी से, तो ए क्यू और ए आर क्या हो गया पेरीमीटर बाई 2 यानी सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का वो 530 है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपने दिए और उसके बाद इसको आपने 396.44 रुपए में बेचा है। अगर पहला डिस्काउंट 15% का है और दूसरा x% का है तो x की वैल्यू क्या है। तो देखो आपने कहा कि ये 530 है, इसको आपने एक डिस्काउंट दिया कितने का 15% का, और फिर एक डिस्काउंट आप कह रहे हो कि आप दे रहे हो x% का। तो मुझसे पूछा गया x% की वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू मुझे दिया है कितना 396.44। सीधा करने की कोशिश करते हैं। 15% इसका कैसे निकालोगे, आप कहोगे 10% कितना होगा 53,
इधर लिख लो, आपका ये 530 है ना, तो 530 का जो 10% है वो कितना है, आपने कहा ये 53 के बराबर है। मैंने कहा बताओ 5% कितना होगा, तो आपने कहा इसका आधा होगा 26.5। टोटल कितना होगा आपका, आपने कहा 79.5। तो यहां से 79.5 आप कम करो, 80 कम करके 0.5 जोड़ दो, 79.5 कम हो जाएगा। 80 अगर मैंने इसका कम किया तो ये वैल्यू हो गई 450 और 0.5 जोड़ दो, ठीक है। अब यहां से यहां जाना है, मुझे देखना पहले कितने की कमी आ रही है। तो आपने कहा देखो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 50.5 की कमी सीधे सीधे आ गई, उसके बाद 3.56 की कमी और आ गई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 54.06 की कमी आ गई। तो ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आपकी ये जो कमी है वो 54.06 की है। अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये 45 दिख रहा है और ये 54 दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। ये 450 ले लो और ये 54 ले लो। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू है 0.5 और 0.06, दे विल नॉट हैव मच डिफरेंस इन परसेंटेज कैलकुलेशन। अगर मेरा बेस 450.5 है, अब मैं उसको 450 लेता हूं, तो परसेंटेज कैलकुलेशन में 12.5 12 नहीं आ जाएगा, 12 12.5 नहीं आ जाएगा। इट्स लाइक बहुत कम परसेंटेज का चेंज है। 0.5 ओवर 450 इज 1/900। 1/900 को परसेंटेज में आप निकालो जरा, इट्स वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। तो दिस इज सफिशिएंट, दिस विल गिव यू योर आंसर एक्चुअली। तो आप जरा देखो कितना परसेंटेज है आपका, तो आप कहोगे इसका 10% है 45 और 2% है 9, आ गया 54। 12% के आसपास आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 12%। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 12% बस, ठीक है। एग्जैक्ट ही निकल आया बिकॉज योर अप्रोक्सीमेशन मस्ट बी गुड, ओके, दैट इज नॉट चेंजिंग। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है तो आप निकाल लो इसका 10%, तो आपको मिलेगा 45.05। देन इसका 2% निकालोगे तो 2% कितना निकलेगा आपका, 4.505 का डबल करोगे 505 कितना होता है डबल, 1010, ठीक है, राइट। और वो 4000 का डबल कितना हो जाएगा, 8000, तो वो आ जाएगा 9010। अल्टीमेटली अगर मैं लिखूं यहां पर तो ऐसा आएगा। इफ यू कंबाइन इट एक्चुअली इट इज 54.06। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 12% है। जब हमने अप्रॉक्सीमेट भी किया तो भी 12% ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर लो इसको, है ना। ये देखिए सवाल, इस सवाल कह रहा है 2 ट्रेन हैं वो पैरेलल ट्रैक में रन कर रही हैं, 42 किलोमीटर पर आवर और 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 18 सेकंड लगते हैं उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। अगर लेंथ एक ट्रेन की 270 है तो बताना है दूसरे ट्रेन की लेंथ क्या है। तो देखिए आपको यही पता है कि अगर वो अपोजिट दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो 5 4 9 7 2 9 ये हो गई उनकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगी मीटर पर सेकंड में। फिर 18 सेकंड का टाइम लग रहा है, अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये थी स्पीड मीटर पर सेकंड में और ये है टाइम सेकंड में, तो ये हमें मिल जाएगी सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन अपोजिट टाइम चलती है ना दिशा में, तो वो एक दूसरे की लेंथ का सम जब पार करती है तब क्रॉसिंग पूरी होती है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी ये वैल्यू आ गई 495। और ये अगर ट्रेन की लेंथ का सम है तो एक ट्रेन की लेंथ आपको दिया है 270 है और दूसरे ट्रेन की लेंथ आप मान लो कुछ भी x है, तो x की वैल्यू यहां से निकल गई कि नहीं निकल गई आपकी 225 मीटर्स, 225 मीटर। तो 225 मीटर आपको कहां दिया है आंसर, बी ऑप्शन 225 मीटर्स, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। देखिए कह रहा है कि एबीसी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस, उनका कैपिटल रेशियो 4:2:9 है। हर क्वार्टर के अंत में ए अपने कैपिटल को आधा करेगा, बी अपने कैपिटल को डबल करेगा और सी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर ए का प्रॉफिट 24,000 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपको बताना है। तो देखो इसको कैसे आपको समझना है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, राइट। मैं ये 4 क्वार्टर्स बना रहा हूं जहां पर जो कुछ भी हो रहा है मैं लिखूंगा, ठीक। एक क्वार्टर 1 है, एक क्वार्टर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देखो बहुत इत्मीनान से, ये मेरा ए है, ये बी है और ये कौन है, सी। क्या डी है, नहीं है, 3 ही लोग हैं, चलो अच्छी बात है। अब देखो जो रेशियो दिया है ए बी सी का, ये रेशियो आपको कितना दिया है 4 2 और 9। अब मुझे हर बार इसको हाफ करना है, तो मैं चाहता हूं ये 8 हो। तो आप बताओ मुझे, अगर ये 8 लेता हूं यहां शुरुआत में तो ये कितना होगा, 2 गुना किया तो ये 4 होगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा तो ये 18 होगा।
अब इसको मैं हाफ करूंगा तो 4 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा। मैं इसको डबल इसलिए कर रहा हूं ताकि इंटीजर दिखे हर जगह। 4 को 8 बना दिया। अब ये जो 4 है ये डबल होता है तो 8 बनेगा, 16 बनेगा, 32 बनेगा। ठीक है, सी अपने कैपिटल के साथ कुछ नहीं कर रहा है। सी अगर अपने कैपिटल के साथ कुछ नहीं कर रहा है तो सी देखो यही रहेगा, सी यही रहेगा। अब एक क्वार्टर की लेंथ को मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम मान रहा हूं, बराबर है ना सब? तो मैं इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम बोल रहा हूं। 3 महीने का पीरियड है, इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम बोल लो। अब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या देता है आपको? टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 8 इंटू 1 8, 4 12, 2 14 और 1 15 बन जाएगा। 1 से गुणा करने का मतलब क्या है? वही रहेगा। 32 16 कितना हुआ? 48 और 8 56 और 4 कितना हो गया? 60 हो गया। और ये हो गया आपका 72। इसको आप फर्दर अगर डिवाइड करोगे तो यही जो रेशियो है ए बी सी का, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 20, 3 इंटू 24 बन रहा है। आपको ये वैल्यू पता है कितनी दी है? 24,000। तो एक ही वैल्यू अगर आपको 24,000 दी है और आपसे पूछा गया है, देखो ना, कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे 5 पार्ट अगर 24,000 है तो मुझे निकालना है 49 पार्ट किसके बराबर है। सो आप कहोगे देखो अगर 5 पार्ट 24 के बराबर है तो एक पार्ट कितना होगा? 1 पार्ट आपका हो गया 4800। तो 49 पार्ट किसके बराबर हो गया? 49 इंटू 4800। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये वैल्यू आपकी ऐसी हो गई कि 40, इसको मैं लिख रहा हूं 48 प्लस 1। अगर मैं इसको 48 प्लस 1 लिखूं तो जरा ध्यान से देखना इसको आप, ये बनेगा 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना होता है? 25 23 28। तो 23 0 4, उसके बाद 2 0 आ गया, राइट, प्लस 4800। 48 का स्क्वायर, उसके बाद 2 0 प्लस 4800। तो यहां लिख रहा हूं मैं 4800। अगर इसको जोड़ दो तो ये कितना मिल रहा है आपका? यहां 2 बनेगा, यहां 5 बन जाएगा, 235 200। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आसान सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन है, बट वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी के एक साथ मिलाने के बराबर है। एक साथ काम करते हुए ए और बी एक काम को 36 दिनों में करते हैं, सी अकेले कितने दिनों में करता है? इसको 60 दिनों में। अगर ए और सी का वर्क एक साथ करें 10 दिनों के लिए तो बी अकेले बाकी बचे काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा? देखो ध्यान से, ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या दी हुई है? ये बी और सी की एफिशिएंसी को कंबाइन कर लें तो बराबर है, एक जानकारी। ठीक है, एक जानकारी। दूसरा देखो ध्यान से, कह रहा है एक साथ अगर काम करेंगे ए और बी मिलके, ठीक है, तो सी से कंपैरिजन दिया है कि सी अकेले 60 दिन लगाएगा। तो सी अकेले अगर 60 दिन लगाएगा तो ये कितना लगाएंगे? 36 डेज लगाएंगे। ये क्या है? टाइम रेशियो है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो 12 3 36 और 12 5 60 बना। तो बेसिकली क्या है कि टाइम रेशियो आपका 3:5 है। तो एफिशिएंसी रेशियो पता है कितना हो जाएगा आपका? 5:3। अब आप कहोगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो ये 3 है तो ए प्लस बी कितना है? 5 है। अब देखो ए बी सी तीनों का टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अगर 8 हो गया और उसमें कह रहा है ए की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर है तो बी प्लस सी और ए दोनों कितना होना चाहिए? 4 4। 8 को बराबर बांट दो, 4 4 बनेगा तो बी प्लस सी को भी 4 दे दो, ए को भी 4 दे दो। अब सी ऑलरेडी कितना है? 3। सी ऑलरेडी 3 है तो बी कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। ए बी सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है यह है आपका 4:1:3। द गुड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो इसको 60 दिन लग रहे थे और इसकी एफिशिएंसी मुझे 3 मिली, तो मैं जो वर्क है वो मान सकता हूं 60 दिन इंटू 3, 180 यूनिट्स। कभी भी किसी की भी एफिशिएंसी और उसके द्वारा लिए गए समय को गुणा करने से टोटल वर्क मिल जाता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया? 180 यूनिट का हो गया। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके या ए प्लस सी मिलके 10 दिन काम करेंगे। सो अगर ए प्लस सी मिल जाएंगे 10 दिन तो 7 यूनिट 10 दिन तक हो जाएगा, 70 यूनिट खत्म हो गया। 70 यूनिट खत्म होने के बाद 110 यूनिट का काम बाकी है। अगर 110 यूनिट का काम बाकी है और उसको आप किससे कराना चाहते हो? बी से, जो कि 1 यूनिट पर डे करता है, तो 110 दिन लगाएगा वो, तो उसको 110 दिन लगेंगे इस काम को करने के लिए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि जो राइट पिरामिड है उसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको दिया है 16√3 और कह रहा है कि अगर एरिया एक लैटरल सरफेस का दिया हो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी हाइट
बताना है आपको पिरामिड की कितनी। तो देखो पहली बात क्या है कि किसी भी पिरामिड को अगर हम खोलते हैं, ठीक है, मैं उस पिरामिड को खोल देता हूं, तो ये तो होता है इक्विलेटरल बेस, और उसके अलावा जब इसको आप खोलते हो तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, इसे इसको खोल दिया मैंने, इसे पलट पलट के, ऐसे करके खुल जाता है। अब ये बनता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये दिया हुआ कि इसका एरिया 16√3 है। किस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस अगर इक्विलेटरल है, एरिया 16√3 होता है, तो या तो आप √3/4a² कर लो और इसको 16√3 के बराबर कर लो, और यहां पर आप देखो कि a की वैल्यू आपकी 8 के बराबर है, एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यह है कि आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है कि जब मेरा साइड 2 होता है तो एरिया मेरा क्या होता है, √3 होता है। अगर मेरा एरिया 16 गुना हो गया तो साइड मेरा 4 गुना हो जाता है, तो साइड मेरा 8 होगा। ऐसे भी देख सकते हो, तो ये 8 लिख दिया मैंने, ये 8 लिख दिया, ये भी 8 हो गया। अब एक चीज मुझे समझना है, मैं कुछ निकालने जा रहा हूं और आपको देखना है कि मैं क्या निकाल रहा हूं। मैं इस पॉइंट की लेंथ निकालूंगा, अभी क्यों निकालूंगा ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो लेंथ होगी ना भैया, ये होती है √3/2 इंटू a, और a की वैल्यू 8 आ गई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4√3 के बराबर हो गया। साइड 8 है तो मैंने ये लेंथ निकाली है, ये वाली लेंथ, मतलब जो एक लैटरल सरफेस एरिया है ना, लैटरल सरफेस एरिया है, उसका जो हाइट है वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं √3/2a। पर ये सरासर गलत है, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स ना हो। ये भैया ऐसा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़े ना कि √3/2a लिख दोगे। आप कैसे करेंगे, आप कहोगे इसका एरिया मुझे 30 दिया हुआ है, तो ये जो हाइट है आपकी, ये जो आपकी जो लेंथ है, इसको आप कुछ भी बोल दो, जो मर्जी आए, इसको आप h मत बोलो, कंफ्यूजन होगा, इसको आप कुछ भी बोल दो, l बोल दो, ठीक है, राइट। बेसिकली वो जो स्लैंट हाइट है ना इसके एज पे, वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, l। तो ये कैसे निकलेगा, आप कहोगे हाफ इंटू बेस 8 है, इंटू जो l की वैल्यू है 30 के बराबर है, तो l कितना हो गया आपका 30/4, या फिर कह लो 15/2, l 15/2 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, वो तुमसे पूछ रहे हैं हाइट, तो हाइट कैसे निकालोगे। अब मैं फिर से वही बनाने जा रहा हूं आपके सामने, ये ट्राइंगल है, यहां पर आपका ये हाइट होगा जो मुझे निकालना है, ये हाइट मुझे निकालना है। और देखो किसकी किसकी आपको जरूरत है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है अभी हमने कैलकुलेट करी, राइट। ये लेंथ कैलकुलेट करी है आपने नहीं, आपने क्या कैलकुलेट करी है मैं बताता हूं। हमने ये वाली लेंथ निकाली है यहां से यहां तक, जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ आपको मालूम चल गई। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करो, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करो, राइट। इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये जो लेंथ है ये मुझे चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं लिखना चाहिए मुझे, मैं फिर से बनाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। समथिंग लाइक दिस आई विल मेक, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई नीड टू फाइंड दिस। अभी हमने ये लेंथ निकाल ली है, ये लेंथ निकाल ली है l। हम अब क्या चाहते हैं कि अगर मुझे ये हाइट निकालनी है h, तो इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ आपकी इन रेडियस के बराबर है, अंतः त्रिज्या के बराबर है, जो कि होता है साइड बटे 2√3। तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4/√3, तो ये 4/√3 है, ये l है, ये 90 डिग्री का एंगल है। सो h², अब यहां से आप कैलकुलेट करो, या h निकालो, आप पाइथागोरस यूज करोगे तो आप कहोगे ये होगा l² माइनस ये जो वैल्यू निकाली आपने 16/3। सो लेट अस कैलकुलेट l, l² हो गया आपका 225/4 माइनस 16/3, ये सॉल्व करना है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू h। सो h की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 675 माइनस 64, सो 675 माइनस 664 डिवाइडेड बाई 12, निकालोगे तो कितना है आपका √611/12। तो देखो अच्छा सवाल है, बट इसके स्टेप्स जो है ना दे आर फिक्स्ड स्टेप्स। अगर आपने सवाल कर रखा है तो जब क्वेश्चन आएगा तो सेम डेटा के साथ सवाल आ जाएगा। तो आपके स्टेप्स आपके नोन होने चाहिए कि भाई ये स्लैंट हाइट निकालते हैं, फिर हम ये निकालते हैं जो कि इन रेडियस है, क्योंकि बेस जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये h होता है। तो h क्या हो गया l² माइनस दिस लेंथ विच इज इन रेडियस वाला 4√3। सॉल्व करोगे ये आंसर हो गया आपका।
ये सवाल देखिए, कह रहा है एक वेसल है, उसमें 32 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, और इसमें जो रेशियो है एसिड और वाटर का वो 5:3 है। कह रहा है 12 लीटर सॉल्यूशन इसमें से निकाल दो और 7.5 लीटर पानी इसमें डाल दो। तो कह रहा है बताओ क्या रेशियो हो जाएगा। तो देखो 32 लीटर है, तुमने इसमें से 12 लीटर अगर निकाल के फेंक दिया तो क्या बचा, 20 लीटर बचा। और इस 20 लीटर में जो एसिड और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:3 ही तो रहेगा ना भैया। तो अगर ये 5:3 है तो आप कहोगे इसका टोटल पार्ट कितना हो गया, 8। और अगर ये 8 पार्ट 20 के बराबर है तो एक पार्ट कितना हो गया, आपने कहा एक पार्ट में निकालूं अगर 8 दूनी 16, तो ये 2.5 के बराबर हो गया। तो एसिड कितना है, आपने कहा एसिड हो गया मेरा 12.5, और ये कितना है 3 × 2.5, ये 7.5 है। अब पानी तुमने 7.5 और मिला दिया, तो 7.5 पानी अगर तुमने और मिला दिया तो ये कितना हो गया आपका 12.5 और ये हो गया 15। अब चाहो तो इसको दोनों को रेशियो निकालने के लिए डबल कर लो, तो ये 25 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। 5 से डिवाइड कर लो तो 25, 5 छक्का 30, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 5:6। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 0.47 बार प्लस 0.503 बार माइनस 0.39 बार इंटू 0.8 बार, और उसकी वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, तो 0.39 बार है इंटू 0.8 बार है, इसको देखो ध्यान से क्या है, ये वैल्यू है 39 - 3 36/90 इंटू ये वैल्यू आपकी क्या है 8/9, तो ये हो गया 9 चौके 36, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 32/90। अब 32/90 क्या है 0.35 बार। ये इतना जल्दी मैंने कैसे लिखा, रिवर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आना आता है मुझे, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ये 32/90 है तो क्या होगा 0.35 बार। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सीधा डिवाइड कर लो, 3.2/9 बनेगा, डिवाइड करोगे तो आपको हो गया 9 × 27, 27 जाओगे 2.7 गया, और कितना बचा 0.5 बचा। अब ये 0.5/9 जरा निकालो तुम, 0.5/9 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 5 बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार पॉइंट लगा लिया तो आपने 5 बचा, बेसिकली 5/9 निकालोगे तो 5 रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब है इसको मैं 0.35 बार बोल सकता हूं सीधा। तो अब जो तुम्हारी कैलकुलेशन है वो क्या है 0.47 0.503 माइनस 0.35। अब एक चीज का ध्यान रखना, चूंकि इस नंबर पे दो नंबर रिपीट करें तो इसको मुझे इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सेम चीज 7 रिपीट हो रहा है या मैं कहूं 77 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है मैं कहूं 55 रिपीट हो रहा है। तो अब इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे जरा बताओ कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे मेरी वैल्यू आएगी 0.459 और 80, ऐसे आ गई। अब इन दोनों को घटा लो तो 9 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 6, और यहां 80 में 55 जो बार और बार वाली चीजें हैं इनको आप घटा के देखो कितना आ रहा है 6 पॉइंट। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0.6 और 25 के ऊपर बार हो गया जो बार बार रिपीट करेगा। सो उम्मीद कर रहा हूं आपको लेसन पसंद आया होगा। आज मैंने 20 सवाल कर दिए, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा ज्यादा खुश कर देता हूं, सारे सवाल मैंने कर दिए। उम्मीद कर रहा हूं ये लेसन आपको पसंद आ रहे हैं और आपको इनसे बहुत फायदा हो रहा है। सो धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।